हेलो बच्चों, आप लोगों का मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो क्लास 6 का इतिहास का है, हिस्ट्री का है। क्लास 6 का हिस्ट्री हमने चैप्टर 1, 2 पहले पढ़ चुका है। आप लोग जाके देखिएगा चैनल पे, तो आपको चैप्टर 1 और 2 का वीडियो मिल जाएगा। आज हम लोग चैप्टर 3 पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 जिसमें हम लोग पढ़ेंगे फूड फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोइंग, कि इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि फूड जो है पहले इकट्ठा किया जाता था जंगल से ला ला के, फिर उससे ग्रोइंग इट मीन्स स्टार्ट कि उपजाना कैसे इंसान के माइंड में आया, कैसे ग्रोथ हुआ कि इकट्ठा करने के बजाय उगाने लगे। तो इस चीज़ को हम इस चैप्टर में अच्छे से देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। दिस चैप्टर एक्सप्लेन हाउ अर्ली ह्यूमन्स गॉट their food and how they gradually started growing crops। क्या आप जानते हैं कि आज जो हम खेतों में अन्न उगाते हैं, कभी इंसान उसे जंगलों से ही इकट्ठा करता था। चलिए सुनते हैं अन्नू की कहानी। इस कहानी के थ्रू हम जानेंगे कि किस तरह से इंसान पहले जंगल से फूड इकट्ठा करता था और फिर उसके माइंड में ये चीज़ें कैसे आई कि फूड हम उगा भी सकते हैं, बीज बो सकते हैं, उससे पौधे होने पे हमें अनाज मिल सकता है, खाना मिल सकता है, हमें जंगल में जाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। तो जिसने खेती की शुरुआत की और इतिहास को बदल दिया वो है अन्नू की कहानी। तो चलिए हम इस कहानी के थ्रू आपको बताते हैं कि किस तरह से ये चेंजेस हुई है। अन्नू एंड द फर्स्ट फार्म। अन्नू जो है क्या है, वो फर्स्ट फार्म यानी कि पहली ऐसी है कि जो जिसके माइंड में ये चीज़ें आई कि किस तरह से हम अनाज उगा सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक बच्चा था जिसका नाम था अन्नू, जो अपने माता पिता के साथ जंगलों में रहता था। आपको पता होगा कि पहले शेल्टर नहीं हुआ करता था, कोई भी फिक्स स्थान पे पर्सन नहीं रहते थे, वो जंगल में इधर से उधर घूमते रहते थे। उनका परिवार हर दिन जंगल से भोजन इकट्ठा करता था, फल, बीज, कंद और शहद। कभी कभी अन्नू के पिता शिकार भी करते थे। आपको ये भी पता होगा, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि पहले वो लोग शिकार करते थे और ऐसे ही कच्चा मांस खा जाते थे। जब एक बार जंगल में आग लगी तब उन्हें पके हुए मांस का टेस्ट पता चला और तब से इंसान पका के खाना खाने लगे। तो कभी कभी अन्नू के पिता शिकार भी करते थे। एक बार बारिश बहुत ज़्यादा हुई, कई दिन तक वे जंगल नहीं जा सके, उनके पास खाने को कुछ नहीं बचा। अन्नू बहुत परेशान हुआ। एक दिन अन्नू ने देखा कि जहाँ कुछ महीने पहले उन्होंने बीज गिराए थे, पौधे उगाए थे। तो इससे उसे पता चला, क्या पता चला, उसने उत्साह से कहा, माँ, अगर हम बीज खुद बो दे तो शायद जंगल ना भी जाए तो हमारे पास खाना होगा। अन्नू के पिता ने जमीन खोदी और उन्होंने बीज बोना शुरू किया। तो जब उस पौधे को उगा हुआ देखा अन्नू, तो तब अन्नू के दिमाग में ये चीज़ें आई कि अगर हम बीज बो दे आसपास तो हमें जंगल में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खाना मेरे पास यही हो जाएगा, इसी पौधे से हमें मिल जाएगी। और ये बात सुन के अन्नू के पिता ने ज़मीन खोदी और उसमें बीज बोना शुरू किया। कुछ ही महीनों में वहाँ अन्न के पौधे उग आए। अब वे भूखे नहीं रहते थे, उन्होंने कुछ पशु भी पाल लिए, जैसे गाय और बकरी। धीरे धीरे उनका परिवार जंगल में घूमने वाला नहीं रहा, बल्कि एक जगह बसकर खेती करने वाला परिवार बन गया। तो यही थी वह शुरुआत जब इंसान ने भोजन को केवल इकट्ठा करना नहीं, उत्पन्न करना सीखा था। तो इस कहानी से हमें ये पता चला कि किस तरह से जो है ये फार्मिंग सिस्टम स्टार्ट हुआ, किस तरह से अनाज उगाना स्टार्ट हुआ। अगर पानी नहीं उतना ज़्यादा होता, जंगल में जाने की असुविधाएं नहीं होती, तो शायद ये चीज़ें नहीं होती और वो पेड़ उगा हुआ अन्न नहीं देखता, तो इंसान में ये परिवर्तन नहीं होती फार्मिंग की। अब है एक और कहानी हम देखते हैं। ये कहानी है नरमा की नई सोच।
आज से लगभग 10,000 साल पहले एक लड़की थी जिसका नाम क्या था, नरमा, जो अपने परिवार के साथ नर्मदा घाटी के पास रहती थी। हर दिन नरमा अपने माता पिता के साथ जंगल जाती। वे जंगली फल, कंदमूल और शहद इकट्ठा करते और छोटे छोटे जानवरों का शिकार करते। एक दिन नरमा ने देखा कि एक जगह जहाँ पहले फल खाए गए थे वहाँ छोटे छोटे पौधे उगाए हैं। वो सोचने लगी, क्या होगा अगर हम बीज खुद बो दें। उसने अपने दादा से पूछा। दादा मुस्कुराए और बोले, यही तो हमारे पुरखे समझ चुके हैं बेटा। इसी सोच से खेती की शुरुआत हुई है। तो जब उसके माइंड में ये चीज़ें आई और उसने अपने दादाजी से बताया कि दादाजी हम बीज बो सकते हैं ना, अगर हम बीज बोएंगे तो क्या होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि हम खुद बीज बोले। तब उसके दादाजी ने उसे जवाब दिया कि हमारे पुरखे यही समझ चुके हैं बेटा, इसी से तो फार्मिंग यानी कि खेती की शुरुआत हुई। उसके बाद से नरमा का परिवार धीरे धीरे खेती और पालतू पशुओं को पालने लगा। अब उन्हें हर दिन जंगल नहीं जाना पड़ता। यही बदलाव था जिसने मानव इतिहास में नई क्रांति आई, भोजन को इकट्ठा करने से उत्पादन का। तो पहले जब उन्हें समझ नहीं था तो जंगल में जो पहले से ही पेड़ पौधा होता था, चाहे वो फल का हो, अनाज का हो, तो उससे वो लोग जाके फल फूल कंदमूल सारा लाके इकट्ठा करके भोजन करते थे। कभी कभी शिकार करके यानी जानवर को मार के भी खाते थे। लेकिन जब उन्होंने देखा इस तरह से पौधा उगा हुआ तो इससे खेती की शुरुआत हुई। तो यही थी कहानी कि पहले इंसान ऐसे इकट्ठा करके खाते थे, फिर अब उगा के खाने लगे। तो ये उगाने वाली सोच इसी तरह से आई थी। ये हमने दो कहानी के थ्रू समझा। अब है भीमा और उसकी पहली फसल। भीमा एक छोटा लड़का था जो मेहरगढ़ में रहता था। यह स्थान आज के पाकिस्तान में है। ये जो मेहरगढ़ है वो आज के पाकिस्तान में है और प्राचीन कृषि स्थल माना जाता है। भीमा के पिता ने हाल ही में सीखा था कि गेहूं और जौ कैसे उगाए जाते। पहले उनका परिवार भी घूम घूम कर भोजन इकट्ठा करता था, लेकिन अब वे एक जगह बस गए थे। भीमा ने पहली बार हल चलाते हुए बैलों को देखा और बुआई में मदद की। वह रोज अपने छोटे खेत को देखने जाता और पौधे को बढ़ता देखता। कई महीनों बाद जब पहली फसल कटी तो गांव में त्योहार जैसा माहौल था। भीमा ने दाने हाथ में लेकर कहा, अब हम खुद अपना खाना उगा सकते हैं। इस तरह खेती और पशुपालन ने मनुष्यों को घुमंतू से अस्थायी जीवन की ओर ले गया। तो इस कहानी से भी हमने देखा कि जब कोई भी पौधा उगाना सीख गया, खेती करना सीख गया, बट प्रॉपर वे में फार्मिंग करना, ये भीमा की कहानी है कि उसके पापा जो है वो क्या किए तो गेहूं और जौ की खेती करना सीखे थे। क्योंकि खेती करना जैसे जितना आसान लग रहा है उतना आसान होता नहीं है, उसका भी प्रॉपर प्रोसेस होती है। जिसको वो प्रोसेस पता होता है वही उगा सकते हैं, हर कोई खेती नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये कहानी थी। तो अब आपने जान लिया कि इंसान पहले जंगलों से भोजन इकट्ठा करता था, फिर उसने खेती करना और पशुपालन करना सीखा, यानी कि पशु को पालना। यही बदलाव मानव जीवन में अस्थायी बस्तियों की शुरुआत बना। आज जो हम लोग प्रॉपर में किसी एक जगह फिक्स जगह पे अपना मकान बना के रह रहे हैं, जी रहे हैं, पहले की ज़िंदगी ऐसा नहीं होता था। पहले लोग इधर से उधर भटकते रहते थे भोजन की सर्च में, और अलग अलग जब एक जगह भोजन ख़त्म हो जाती थी तो दूसरी जगह हो जाते थे। लेकिन आज जो हम लोग एक जगह अस्थायी है, ये बदलाव कृषि पद्धति के बाद ही हुई है। तो चलिए अब करते हैं इस अध्याय से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न और उसके उत्तर। Let's now begin the important question and answer from this chapter. So let's see the first question. What is the first question? पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो पहला क्वेश्चन है,
सबसे पहले किस पशु को पालतू बनाया गया? ऐसे तो पशुपालन में बहुत सारे पशु पाले जाते हैं, लेकिन सबसे पहले जो इंसान पालना शुरू किया वो कौन से पशु को किया था? विच एनिमल वॉज द फर्स्ट टू बी डोमेस्टिकेटेड? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा सबसे पहले कुत्ते को पालतू बनाया गया था। इसका पालतू रूप उसके जंगली पूर्वज से विकसित हुआ। तो सबसे पहले किसको बनाया गया था पालतू? कुत्ता को बनाया गया था। द डॉग वॉज द फर्स्ट एनिमल टू बी डोमेस्टिकेटेड। इट इवॉल्व फ्रॉम इट्स वाइल्ड एंसेस्टर। तो सबसे पहला किसको बनाया गया था? जंगली कुत्ते को बनाया गया था। तो पहला क्वेश्चन हमारा हो गया। अब चलिए हम देखते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन है, वसने यानी कि बसने की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? बसने की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई? When did the process of settling down begin? जैसे हमने चैप्टर में देखा कि पहले क्या होता था कि घूम घूम के लोग रहते थे। तो ये जो बसने की यानी कि बस्ती बनाने की, एक जगह फिक्स रहने की प्रक्रिया हुई, वो कब प्रारंभ हुई? तो बसने की प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले प्रारंभ हुई थी। कितने साल पहले? 12,000 साल पहले। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन बिगेन अराउंड 12,000 ईयर्स अगो। तो ये आपको याद रखना है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कह रहा है? अनाज के भंडारण के लिए प्रमुख उपाय क्या किए गए? What major methods were used for storing grains? ग्रेन्स को स्टोर करने के लिए कौन से मेथड का यूज़ किया गया? तो चलिए देखते हैं आंसर। अनाज के भंडारण के लिए मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए गए, टोकरियाँ बुनी गई और जमीने में गड्ढे खोदकर भंडारण की नई प्रक्रिया प्रारंभ की गई। तो पहले जब अनाज इतना इतना उगा तो आज की तरह तो उन लोगों के पास सब कुछ रहता नहीं था। जैसे आज हमारे यहाँ फूड स्टोर करने, अनाज स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन लोगों के पास तो था नहीं। तो स्टार्टिंग में उन्होंने मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाए जिसमें अनाज इकट्ठा करते थे, स्टोर करते थे, टोकरियाँ बुनी और ज़मीन में गड्ढे खोदकर भंडारण की प्रक्रिया प्रारंभ की। टू स्टोर ग्रेन्स पीपल मेड लार्ज क्ले पॉट्स, wove baskets and dug pits in the ground, starting a new method of food storage. अब चलिए क्वेश्चन 4 देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, आरंभिक मानव पशुपालक था। इस तथ्य के साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं कि पहले के जो मानव थे वो पशुपालक थे, पशु को पालते थे? इसका साक्ष्य कहाँ कहाँ मिला? Where have evidence been found that early humans were animal herders? तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर क्या हमारा? तो प्रारंभिक मानव के पशुपालन होने के साक्ष्य पश्चिमोत्तर क्षेत्र यानी कि आधुनिक कश्मीर और पूर्व दक्षिण तथा दक्षिण भारत में पाए गए। एविडेंस दैट अर्ली ह्यूमन्स वेयर एनिमल हर्डर्स has been found in the northwestern region, modern day Kashmir, and in eastern, southern and southern parts of India. तो ये सारे जगह पे इस चीज़ का साक्ष्य मिला कि प्रारंभिक मानव जो है वो पशुपालक थे, पशुओं को पालते थे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है? बुर्ज होम स्थल कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? वेयर इज द साइट ऑफ बुर्ज होम लोकेटेड एंड व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस? बुर्ज होम स्थल कहाँ स्थित है और इसका क्या महत्व है? तो चलिए हमारा आंसर जो होगा वो होगा बुर्ज होम वर्तमान में कश्मीर में स्थित है। यह स्थल प्रारंभिक काल के पशुपालकों और कृषकों के
जीवन के साक्ष्य प्रदान करता है। यहाँ खुदाई में गड्ढे वाले मकान, हड्डियों के औजार और पालतू पशुओं के अवशेष पाए गए। और ये सारे चीज़ें जब पाए गए तो ये सारे चीज़ें इस चीज़ की एविडेंस है कि वहाँ के लोग क्या थे, तो वहाँ के लोग पशुपालक करते थे, पशुपालक थे, पशुपालन करते थे, क्योंकि वहाँ पशुओं का अवशेष मिला है। और ये खुदाई में गड्ढे वाले मकान, ये सारी चीज़ें मिली है। तो बुर्ज होम इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे कश्मीर। इट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ द lives of early herders and farmers. Excavation at this site have revealed pit houses, bone tools and remains of domesticated animals. तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे पाई गई जो इस चीज़ का साक्ष्य है कि वहाँ के लोग पशुपालक थे प्रारंभिक काल के। अब चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। कश्मीर के लोग कैसे रहते थे? How did the people of Kashmir live? किस तरह से वो रहते थे? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा कश्मीर के लोग गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिन्हें गर्तवास कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। इन घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी। इन घरों में उतरने के लिए सीढ़ियाँ होती थी और ये ठंड से बचाने में सहायक होते थे। तो कश्मीर के लोग जो पहले रहते थे वो किस तरह से रहते थे? जमीन के गड्ढे के नीचे घर बनाते थे, जिसको क्या कहा जाता था? गर्तवास कहा जाता था। पीपल इन कश्मीर लिव्ड इन पिट हाउसेस नॉन एज गर्तवास पिट dwellings. This house had a step to go down inside and help protected from the कोल्ड वेदर। तो ये यहाँ के लोग इसलिए इस तरह के घर बना के रहते थे क्योंकि इन्हें कोल्ड वेदर से प्रोटेक्ट करता था ये घर। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 है, उस समय जनजाति शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? Who were referred to as tribes in those time? तो यहाँ पे ट्राइब्स वर्ड जो है वो किसके लिए प्रयोग होता था? जनजाति वर्ड किसके लिए यूज होता था? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा ऐसे किसान जो कृषक एवं पशुपालक समूह में रहते थे, उन्हें जनजाति कहा जाता था। वे एक समूह में रहते थे, कार्य करते थे और अपने नियमों के अनुसार जीवन बिताते थे। पीपल हु वेयर फार्मर्स एंड हर्डर्स living together in groups were referred to as tribes. They lived, worked and followed their own rules as a community. तो ये लोग कम्युनिटी में रहते थे, साथ साथ वर्क करते थे, साथ साथ रहते थे और इनका एक कम्युनिटी में आपस में नियम के अनुसार ये लोग जीवन बिताते थे। तो ऐसे लोगों को जनजाति यानी कि ट्राइब्स कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8 यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या कह रहा है? मेहरगढ़ कहाँ स्थित है? तो हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर स्टार्ट किए थे तो मेहरगढ़ आज कहाँ पड़ रहा है? तो ये पाकिस्तान के एरिया में पड़ रहा है। तो चलिए देखते हैं मेहरगढ़ कहाँ स्थित है। वेयर इज मेहरगढ़ लोकेटेड? मेहरगढ़ ईरान जाने वाले एक महत्वपूर्ण मार्ग पर स्थित है, जिसे बोलन दर्रा, बोलन पास कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलन दर्रा यानी कि बोलन पास कहा जाता है। यह एक हरा भरा समतल मैदान है जो आज के पाकिस्तान में स्थित है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये आज के टाइम में कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है, लेकिन ये ईरान जाने वाले मार्ग पर स्थित है। मेहरगढ़ इज लोकेटेड ऑन एन इम्पोर्टेंट रूट टू ईरान नियर द बोलन पास. It is a green and fertile plain situated in present day पाकिस्तान। तो आज के डेट में ये कहाँ सिचुएटेड है? पाकिस्तान में सिचुएटेड है और ये फार्मिंग प्लेस के लिए, आरंभिक फार्मिंग प्लेस के लिए फेमस है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है मेहरगढ़ में शवाधान यानी कि दफनाने की प्रक्रिया
क्या थी? व्हाट इज द ब्यूरियल प्रैक्टिस इन मेहरगढ़? तो वहाँ पे किस चीज़ का ये क्या थी प्रक्रिया? शवाधान यानी कि दफनाने की क्या प्रक्रिया थी? तो चलिए देखते हैं हम लोग आंसर। मेहरगढ़ में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती थी तो उसे दफनाने के समय उसके साथ कुछ सामान भी रखा जाता था। कुछ कब्रों में मृतक के पास पालतू जानवर जैसे बकरी को भी दफनाया गया है। संभवतः यह सामान और पशु परलोक यानी कि अगले जीवन में उपयोग के लिए रखे जाते थे। तो वहाँ पे मेहरगढ़ में दफनाने का ये प्रक्रिया था कि जो शव है, मृतक है, उसके साथ कोई ना कोई पालतू जानवर को भी दफनाया जाता था, क्योंकि ऐसा माना जाता था, उन लोगों का मानना है कि वो जो अगले ज़िंदगी में भी उसका ये पशु क्या करेगा, हेल्प करेगा। इन मेहरगढ़ when a person died they were buried along with some objects, some graves or domesticated animal like a goat was also buried with the dead. It's believed these items and the animal were placed for use in the afterlife. वो आफ्टर लाइफ के बाद भी इस चीज़ का यूज कर सकते हैं, ऐसा उन लोगों का मानना था, उन लोगों का बिलीव था। अब चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है मेहरगढ़ में किस प्रकार के घरों के अवशेष मिले? व्हाट टाइप ऑफ हाउस रिमेन्स वेयर फाउंड इन मेहरगढ़? तो मेहरगढ़ में घरों के अवशेष किस प्रकार के मिले? तो चलिए हम देखते हैं इसका आंसर। आंसर हमारा है मेहरगढ़ में चौकोर और आयताकार के घरों के अवशेष मिले। तो ये चौकोर और आयताकार आकार के घरों के अवशेष मिले मेहरगढ़ में। प्रत्येक घर में 4 या उससे अधिक कमरे थे जिन्हें संभवतः भंडारण के लिए उपयोग किया जाता था। भंडारण मीन्स फूड स्टोरेज, फूड को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता था। इन मेहरगढ़ रिमेन्स ऑफ स्क्वायर एंड rectangular shaped house have been found. Each house had 4 or more rooms which were possibly used for storage purpose. तो ये स्टोरेज पर्पज से यूज होता था, फूड को स्टोर करने के लिए यूज होता था। और ऐसा देखा गया अवशेष में कि हर जो रूम था वो स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के शेप में था और सारे घर में 4 से 5 रूम थे, 4 से ज़्यादा रूम थे और जो कि फूड स्टोर के लिए यूज किया जाता था। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा मेहरगढ़ में सबसे पहले कौन सी फसल उगाना सीखा गया? विच क्रॉप्स वेयर फर्स्ट कल्टिवेटेड इन मेहरगढ़? तो चलिए हम चलते हैं आंसर की तरफ। मेहरगढ़ में सबसे पहले मेहरगढ़ में स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले जौ और गेहूं उगाना सीखा था। इसके साथ ही उन्होंने भेड़ और बकरी जैसे जानवरों को पालना भी शुरू किया था। तो मेहरगढ़ में सबसे पहले वो लोग क्या सीखे थे, क्या उत्पादन करना, क्या कौन सी फसल उगाना? तो जौ और गेहूं का फसल उगाना सीखे थे और इसके साथ साथ वो भेड़ और बकरी जैसे जानवर भी पालते थे। इन मेहरगढ़ men and women first learned to cultivate barley and wheat. They also began to domesticate animals like sheep and goats. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है चताल युग क्या है और यह किसके लिए प्रसिद्ध था? व्हाट इज चताल युग एंड व्हाट इज इट नॉन फॉर? चताल युग जो है वो था क्या और ये किस चीज़ के लिए जाना जाता था, प्रसिद्ध था? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा चताल युग नवपाषाण काल के सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक है जो तुर्की में स्थित है। यहाँ दूर दराज से लाई गई वस्तुओं का उपयोग किया जाता था, जैसे सीढ़ियाँ से चकमक पत्थर, लाल सागर की कौड़ियाँ और भूमध्य सागर की सीपियाँ। तो ये सारे चीज़ें लाया जाता था और उस चीज़ का वहाँ पे क्या होता था, पुरास्थलों में यूज होता था। सबसे प्रसिद्ध वो इसी चीज़ सब के लिए था।
Çatalhöyük is one of the most famous Neolithic archaeological site located in Turkey. It is known for use of items brought from distant places such as flint from Syria, cowries from the Red Sea, and sails from the Mediterranean Sea. तो ये अलग अलग प्लेसेस से क्या होता था, तो वस्तु लाई जाती थी दूर दराज से, और जो कि ये कहाँ स्थित है, तो ये तुर्की में स्थित है। अब चलिए हम लोग देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ। मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ कब हुआ। When did the settlement of मेहरगढ़ begin? When did the settlement of मेहरगढ़ begin? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा मेहरगढ़ की बस्ती का आरंभ लगभग 8000 साल पहले हुआ था। यह भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने कृषि व पशुपालन स्थलों में से एक माना जाता है। तो मेहरगढ़ का प्रारंभ कब हुआ, आज से लगभग कितना, तो 8000 साल पहले हुआ था, और ये भारतीय उपमहाद्वीप में सबसे पुराने कृषि और पशुपालन स्थलों में से एक है। द सेटलमेंट ऑफ मेहरगढ़ began around 8000 years ago. It is considered one of the earliest sites of farming and herding in the Indian subcontinent. तो ये इंडियन सब कंटिनेंट का सबसे पहला जो है फार्मिंग और हर्डिंग के लिए जाना जाता है। ये हम लोग पहले भी देखे थे जब इस चैप्टर का टॉपिक पढ़ रहे थे तब भी। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि गांव की प्रमुख विशेषता बताओ। गांव की प्रमुख विशेषता बताओ। व्हाट इज द मेन फीचर ऑफ विलेजेस। तो आंसर होगा, हम सब गांव में रहते हैं, बहुत कुछ आपको पहले से ही पता होगा गांव के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं, आंसर देखते हैं। गांव की प्रमुख विशेषता यह है कि वहाँ रहने वाले अधिकांश लोग भोजन उत्पादन में लगे होते हैं, जैसे खेती और पशुपालन। तो एग्जैक्टली ये जो रह रहे हैं वो अच्छे से समझ रहे होंगे। जो कहीं बाहर रह रहे हैं वो वहाँ पे फार्मिंग नहीं करते हैं, वो किसी कंपनी में जॉब करते हैं और हर चीज़ खरीद कर खाते हैं। लेकिन जो गांव में रहते हैं वो जनरली फार्मिंग से यानी कि खेती बाड़ी और पशुपालन से जुड़े होते हैं। तो हमारा आंसर क्या फिर हो जाएगा, द मेन फीचर ऑफ विलेजेस इज दैट मोस्ट ऑफ द पीपल लिविंग देयर आर engaged in food production such as farming and animal rearing. तो ये सारे चीज़ के लिए क्या है, वो लोग बिजी रहते हैं इस सारे चीज़ में गांव के लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, पॉलिशदार तेज धार वाले औजार किस युग में बनते थे। इन विच एज वेयर पॉलिश्ड एंड शार्प एड्ज टूल्स मेड। तो आंसर हमारा होगा, पॉलिशदार और तेज धार वाले औजार नवपाषाण काल में बनते थे। किस काल में, नवपाषाण काल में। इन औजारों का उपयोग खेती और दैनिक कार्यों में किया जाता था। पॉलिश्ड एंड शार्प एजेस टूल्स वेयर मेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। दिस टूल्स वेयर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड डेली एक्टिविटीज। तो इस सारे चीज़ के लिए क्या होता था, तो ये यूज़ होता था। पॉलिश्ड एंड शार्प एजेस टूल्स वेयर मेड ड्यूरिंग द न्यूलिथिक एज। दिस टूल्स वेयर यूज्ड फॉर फार्मिंग एंड डेली एक्टिविटीज। तो ये सारे चीज़ के लिए शार्प एज वाले टूल्स यूज होता था, पॉलिशदार तेज धार वाले औजार। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। हड्डियों का प्रयोग किसके लिए किया जाता था। What were bones used for? बोन्स का यूज किस चीज़ के लिए किया जाता था। तो चलिए हम आंसर देखते हैं। प्राचीन समय में हड्डियों का प्रयोग औजार बनाने के लिए किया जाता था। किस चीज़ के लिए, औजार बनाने के लिए। इन औजारों का उपयोग शिकार, खेती और रोज़मर्रा के कामों में होता था। तो प्राचीन काल में हड्डी का उपयोग होता था, औजार बनाया जाता था हड्डी से।
और इसका उपयोग, उस औजार का उपयोग शिकार के लिए, खेती के लिए, रोज़मर्रा के लिए यूज्ड होता था। इन एंशियंट टाइम्स बोन्स वेयर यूज्ड टू मेक टूल्स। These tools were used for hunting, farming and daily task। तो ये फार्मिंग के लिए, हंटिंग के लिए और डेली टास्क के लिए ऐसे औजार, ऐसे टूल्स यूज होते थे। अब है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कह रहा है, नवपाषाण काल में सबसे प्रमुख गतिविधियां क्या थी? What were the main activities during the न्यूलिथिक एज? न्यूलिथिक एज का मेन एक्टिविटी क्या था? तो अभी तक हमने जितना पढ़ा समझा उसके अकॉर्डिंग आपको पता चल गया होगा। तो चलिए आंसर में देखते हैं। खेती, पशुपालन, भोजन का भंडारण और अस्थाई बस्तियां बनाना, ये सारे चीज नवपाषाण काल के प्रमुख गतिविधियां थे। इस टाइम के लोग इसी सब चीज़ों में इंगेज थे, इसी सब चीज़ के बारे में सोच रहे थे, कर रहे थे। फार्मिंग, हर्डिंग, फूड स्टोरेज एंड बिल्डिंग परमानेंट सेटलमेंट्स। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, मेहरगढ़ स्थल वर्तमान में किस देश में स्थित है? इन विच कंट्री इज द साइट ऑफ मेहरगढ़ लोकेटेड टुडे? तो आज के टाइम में मेहरगढ़ कहाँ लोकेटेड है? हम पहले भी देखे हैं, ये पाकिस्तान में है। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा पाकिस्तान में, इन पाकिस्तान। क्या है क्वेश्चन नंबर 19? तो क्वेश्चन नंबर 19 है, किस स्थल से पालतू पशु और खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? किस स्थल से पालतू पशु और खेती के सबसे पुराने प्रमाण मिले हैं? Which site has the earliest evidence of farming and domesticated animals? तो ये कहाँ मिला है? मेहरगढ़ में। आंसर जो हमारा होगा वो होगा मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ में मिला था पुराने पालतू पशु और खेती के कुछ पुराने चीज़ें, जिससे ये माना गया कि यहाँ पे पहले क्या होता था, तो बहुत फार्मिंग होता था, यहीं से स्टार्ट हुआ। देखिए, जहाँ से भी कोई प्रमाण मिलता है वो प्रमाण हमें ये चीज़ें शो करती है कि पहले वहाँ पे क्या होता था। जो हमें जानकारी नहीं है जिस जगह के बारे में, उस जगह के बारे में जानकारी देती है। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, चताल युग किस देश में स्थित है और यह किस काल से संबंधित है? इन विच कंट्री इज चताल युग लोकेटेड एंड विच पीरियड डज इट बिलोंग्स? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा तुर्की, और यह नवपाषाण काल से संबंधित है। ये कहाँ, किस देश में है स्थित है? तो तुर्की में स्थित है। और ये किस काल से संबंधित है? तो नवपाषाण काल से संबंधित है, इन तुर्की, एंड इट इज बिलोंग्स टू द न्यूलिथिक एज। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 हमारा कह रहा है कि गड्ढा गृह, पिट हाउसेस किस स्थल पर पाए गए हैं? एट विच साइट हैव पिट हाउसेस बीन फाउंड? तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं कि पिट हाउस के बारे में। ये कहाँ? तो कश्मीर के लोग पहले क्या करते थे, गड्ढा बना के अंदर गड्ढा के वाले घर में रहते थे। क्यों? क्योंकि इससे क्या होता था कि उन लोगों को जो वहाँ की कंडीशन रहती है, ठंड रहती थी, कोल्ड वेदर, उससे वो लोग खुद को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे घर बनाते थे। तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा बुर्ज होम, जो कश्मीर में है। तो बुर्ज होम कश्मीर, वहाँ पे गड्ढा गृह यानी कि पिट हाउसेस बनता था। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, नवपाषाण काल में किस प्रकार के औजार प्रचलित थे? व्हाट काइंड ऑफ टूल्स वेयर यूज्ड इन द न्यूलिथिक एज? तो आंसर जो हमारा होगा वो होगा पॉलिशदार पत्थर और हड्डी के औजार। अभी हम ये चीज़ें जाने हैं कि नवपाषाण काल में हड्डी से क्या बनता था, औजार बनता था। और उस औजार का यूज किस चीज़ के लिए होता था? तो फार्मिंग, खेती के लिए, शिकार के लिए और डेली यूज़ के लिए होता था। तो पॉलिशदार पत्थर और हड्डी से औजार बनाया जाता था, पॉलिश्ड स्टोन एंड बोन टूल्स। तो इस सारे चीज़ से बनाए जाते थे नवपाषाण काल में औजार।
अब क्वेश्चन नंबर 23 है, किस काल में अस्थाई बस्तियों की शुरुआत हुई? इन विच पीरियड डिड परमानेंट सेटलमेंट्स बिगिन? जैसे कि हम लोग पढ़े हैं, जानते हैं कि पहले के जो आदमी थे वो क्या थे, घुमंतु थे। मतलब एक जगह से दूसरी जगह घूमते थे खाना ढूंढने के लिए, रहने के लिए। वो लोग एक परमानेंट जगह पे नहीं रहते थे। तो परमानेंट सेटलमेंट यानी कि परमानेंट जगह पे रहना वो किस काल में शुरू किए? तो ये नवपाषाण काल में किए, इन द न्यूलिथिक एज। न्यूलिथिक एज में जो है अस्थाई बस्तियों की बनना शुरुआत हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। 24 कह रहा है, जनजाति शब्द से क्या तात्पर्य है? जनजाति शब्द से क्या तात्पर्य है? व्हाट इज मीन्ट बाय द टर्म ट्राइब? ये जो ट्राइब शब्द है इससे क्या तात्पर्य है, इसका क्या मतलब होता है? तो आंसर हमारा होगा, ऐसे समुदाय जो एक साथ रहते थे, खेती और पशुपालन करते थे और अपने नियमों के अनुसार चलते थे। एक्चुअली इनका एक ग्रुप होता था, एक समुदाय होती थी जो एक साथ रहते थे, खेती करते थे, पशु पालते थे और उनका अपना नियम होता था और वो अपने नियम के अनुसार चलते थे। Communities who lived together did farming and herding and followed their own rules. ये अपना रूल्स फॉलो करते थे, एक साथ रह के वर्क करते थे। जैसे खेती में वर्क हुआ, पशुपालन वर्क हुआ और इनका अपना एक नियम होता था, उसके अकॉर्डिंग ये अपना लाइफ स्टाइल जीते थे। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जनजाति यानी कि ट्राइब। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, आरंभिक मानव किस तरह भोजन प्राप्त करता था? हाउ डिड अर्ली वुमेन्स ऑब्टेन फूड? तो जैसे कि हम जानते हैं कि अर्ली मैन जो था उस टाइम में फसल उगाने की प्रक्रिया उन्हें नहीं पता था, तो वो लोग क्या करते थे? तो आंसर होगा, वे शिकार करते थे और जंगलों से फल, बीज, कंद आदि इकट्ठा करते थे और उसी को खाते थे। तो इस तरह से वो लोग अपना फूड प्रिपेयर करते थे। मतलब आरंभिक टाइम में मानव इस तरह से भोजन प्राप्त करते थे। दे हंटेड एनिमल्स एंड गैदर्ड फ्रूट्स, सीड्स, रूट्स एक्सेट्रा फ्रॉम द फॉरेस्ट। तो वो लोग फॉरेस्ट से, जंगल से ये सारी चीज़ें इकट्ठा करके, चुन के और खाते थे। तो ये हमारा टोटल 25 क्वेश्चन था। उससे पहले हमने इस चैप्टर का टॉपिक देखा। तो इस चैप्टर का कंक्लूजन यही है कि इस अध्याय के माध्यम से हम यह समझते हैं कि भोजन संग्रहण से उत्पादन की ओर बढ़ना मानव इतिहास का एक ऐतिहासिक मोड़ था। क्योंकि वो लोग पहले भोजन स्टोर करते थे जंगल से ला के, उसके बाद वो क्या करने लगे, तो खेती बाड़ी करने लगे, उन्हें ये चीज़ें समझ आई। तो ये एक ऐतिहासिक मोड़ था। इसने न केवल मानव के जीवन जीने के तरीके को बदला, बल्कि सभ्यता, अस्थाई बस्तियों, कृषि और पशुपालन की नींव भी रखी। जैसे मेहरगढ़, बुर्जहूम और चताल युग जैसे पूरा स्थल यह सिद्ध करते हैं कि मानव ने समय के साथ ज्ञान, तकनीकी और सामाजिक संगठन में बड़ी प्रगति की। यह परिवर्तन हमें यह भी सिखाता है कि आवश्यकता से नवाचार जन्म लेता है और यही मानव विकास की पहचान है। बिल्कुल सही बात है कि जब हमें आवश्यकता पड़ता है तभी नवाचार जन्म लेता है। जैसे कि अर्ली मैन के बारे में हम जानते हैं, उसके बाद जो मैन में डेवलपमेंट हुआ, और आज से आप चले जाइए अगर 20 साल पहले, तो 20 साल पहले की बात हम करें तो कंप्यूटर का नॉलेज किसी को उतना नहीं था, लेकिन आज के डेट में देखिए सब उसी पे बेस्ड है। तो हमारा जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ता है वैसे वैसे नवाचार जन्म लेता है और मानव की विकास, और यही मानव की विकास की पहचान है। सो दिस चैप्टर मार्क्स अ टर्निंग पॉइंट इन ह्यूमन हिस्ट्री, द शिफ्ट फ्रॉम फूड गैदरिंग to food production. In early man, food gathering, and after that the people learned how to produce the food.
It not only transformed how humans lived, but also laid the foundation for agriculture, animal domestication, permanent settlements, and early early civilization. Sites like Mehergarh, Burjhom, and Chatalyuk provide strong archaeological evidence of this remarkable transition. It reminds us that necessity leads to the innovation, and that is the hallmark of human progress. So all these things we will understood in this chapter, in this video. If you all have any doubts, then comment in comment box. I will always answer you. तो आप लोग इस चैप्टर में हम लोग जो जो पढ़े हैं उस सारे टॉपिक में अगर कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं आपके हर कमेंट का आंसर दूंगी। कोशिश करूंगी कि आपका जितना भी डाउट है उसको क्लियर किया जाए। तो इसी तरह के और भी शैक्षणिक वीडियो पाने के लिए और भी चैप्टर और भी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट के चैप्टर का वीडियो पाने के लिए आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए और आप लोग मिथिलानी टीचर सुप्रिया यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।